देखते हैं आपका जो है पेपर नंबर 2 एफएसटी टेट का। तो इसमें पहला जो सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है मल्टीपल इंटीजर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। शायद ऐसा रेयर केस होता है, पहली बार ये फॉर्मेट हम लोग देख रहे होंगे। बट ये एक ध्यान रखना कि इसमें जो हम लोग का केमिस्ट्री है इसमें मल्टीपल इंटीजर बनाना थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट है। ये मल्टीपल इंटीजर बनाए तो ट्राई किए होंगे कुछ क्वेश्चन के लिए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिंगल इंटीजर ही होंगे, बहुत सारे इंटीजर इसमें कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 41 आप देखो तो क्या बोला है कि अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड दैट विल रिक्वायर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टू गेट देयर रिस्पेक्टिव मेटल। अब यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया जाता है, होता है क्या कि हम लोग जो है बेसिकली कार्बन एज ए हम लोग यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन के लिए। अगर हम लोग नॉर्मली मेटल्स आयरन की बात करें, आयरन ऑक्साइड से अगर आयरन फॉर्म करना है तो कार्बन का यूज किया जा सकता है। बट ये क्या सभी मेटल के साथ पॉसिबल होगा? नहीं, जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे इन दैट सिनारियो कार्बन के साथ रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये आप एक बार इलेक्ट्रॉन डायग्राम से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि करेस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है विद द कार्बन। तो इस केस में क्या हमारे पास सिनारियो बनता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कराएं। इलेक्ट्रोलिसिस आप करंट पास कराओगे तो कैटायनिक जो पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिस्पेक्टिव मेटल आपको दे देगा। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट की बात करें तो आपको बस इसमें ट्रिक क्या यूज करना है, देखना है कि किस पार्टिकुलर कंपाउंड में आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जैसे अब मैं बात करूं इसमें पहला केस क्या है, इन्होंने NaCl दिया हुआ है। नो डाउट सोडियम तो हम लोग का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होगा। और अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही आप जो है रिड्यूस कर सकते हो और आपके पास वे नहीं होगा। देन अगर बात करें नेक्स्ट Cr2O3 इन दैट केस डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होगा। अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है तो वी कैन गो विद द कार्बन रिडक्शन, यानी कि ये हम लोग ऑप्शन नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देन बात करें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम आपका जो है सेकेंड का जो है ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वंस अगेन वी हैव टू गो फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस एंड कार्बन रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अगर बात करें Al2O3, आपको पता है एल्यूमिना कितना ज्यादा हाईली स्टेबल होता है और हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही कराते हैं फॉर द मेटलर्जी पर्पज जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो इन दैट केस तो हम लोग को डाउट बनना ही नहीं चाहिए। तो एल्यूमिना जो हाईली स्टेबल या हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस ही कराना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। देन बात करें कैल्शियम क्लोराइड, वंस अगेन दिस बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस, वी कैन कंसीडर कैल्शियम क्लोराइड आल्सो। देन बात करें Fe2O3 हम लोग को पता है कि दैट कार्बन इसके लिए यूज किया ही जाता है। लास्ट के प्रीवियस 2 पेपर में हम लोग जो है देखे कि कार्बन कैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड रहता हम लोग बोले कि इसको इजीली रिड्यूस कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऑप्शन की बात करें 41 व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट केस, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इन्होंने क्या बोला है कि जो है KO2 मेंशन किया 1 ग्राम सैंपल है जिसमें KO2 प्रेजेंट है और इसको इन्होंने HI के साथ डिजॉल्व किया, एक्सेस ऑफ HI, जो कि जो सोल्यूशन बना उसको फाइनली इन्होंने 100 ml में डाइल्यूट किया और वहां से फिल्ट्रेट 20 ml लिया और उसको इन्होंने रिएक्ट कराया हुआ है हाइपो के थास में। हाइपो का इन्होंने जो है दे लिया है कि कितना मिलीमोल चाहिए होगा। तो एक सिंपल हम लोग का जो स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन के लिए कर सकते हैं वो किया जा सकता है, या आप चाहो तो इक्विवेलेंट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जो है दोनों अप्रिशिएबल है। जब आप बात करें इसमें कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो पहला इन्होंने दिया हुआ है KO2। अब इस रिएक्शन को आप देखना, KO2 क्या होगा कि ये रिएक्ट करेगा HI के साथ में और ये जनरेट करेगा I2, ठीक है, I2 के साथ KOH फॉर्म करेगा। नो डाउट एक चीज आप यहां पे समझना क्या होता है कि जो ये I2 है इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, तो इसको रिएक्ट कराया जाता है I2 को जो है हाइपो के साथ में Na2H2O3 और इन दैट सिनेरियो ये क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म कर लेता है Na2S4O6 और साथ में बना लेता है ये NaI, ठीक है। एक बार बैलेंस कर लेते हैं तब हम लोग को और आसान हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट अगर बैलेंस करके आप इस रिएक्शन को कराना चाहो, मतलब कैलकुलेशन करना चाहो तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बात करें इसको बैलेंस करके देखें तो यहाँ पे ये 2KO2 कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे 2KOH हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा ये H2O फॉर्म कर लेगा 2 मोल्स। क्या बैलेंस है इतना? नहीं, अभी ये बैलेंस नहीं है। इसके लिए क्या होगा 6HI जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 3I2, ठीक है। ये इतना बैलेंस हम लोग का हो गया। अब बात करते हैं इसमें इस वाले पार्ट को।
तो इस वाले पार्ट में देखें तो I2 कन्वर्ट हो रहा है 2Ni, यानी कि 2Ni में यहां भी कर देता हूं, मुझे क्या चाहिए होगा, 2 मोल्स ही चाहिए होगा, ये बैलेंस हो गया है। तो अब जाते हैं अप्रोच करते हैं। क्या दिया हुआ इन्होंने कि 15 ml 0.4 मोलर हाइपो सोल्यूशन, यानी कि मिलीमोल्स इसका निकाला जा सकता है। कितना होगा मिलीमोल्स, हो जाएगा 15 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 15/4 यानी कि 6 मिलीमोल्स, करेक्ट है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Na2S2O3 डिवाइड बाई हाउ मच, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया इसका Na2S2O3 का, सॉरी I2 का। अब बात करें इस I2 का कितने ml में, तो इन्होंने क्वेश्चन में ये रखा है कि जब 20 ml में कंसीडर कर 20 ml फिल्ट्रेट लिया गया था, ये ध्यान रखना। तो 20 ml के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया आपका 3 मिलीमोल्स, सही है इतना 3 मिलीमोल्स। इन्होंने बोला था कि जो सोल्यूशन ओरिजिनली प्रिपेयर किया गया था वो प्रिपेयर किया गया था 100 ml का, यानी कि 100 ml में कितना मिलीमोल्स रहा होगा। ऑब्वियसली 20 इंटू 5 कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, इसको 5 टाइम्स कर दो तो हो जाएगा 15 मिलीमोल्स। यहां तक तो डाउट नहीं होने चाहिए। अब इसका यूज कहां किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये सेकेंड रिएक्शन हम लोगों ने निकाल दिया डेटा, अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए जाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के लिए पार्ट क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सिमिलर आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, KO2 का चाहिए मिलीमोल्स, तभी हम लोग परसेंटेज भी पता कर सकते हैं, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाय 3, करेक्ट है। इतना कितना है I2 का बता दो आप, 15 है, तो 15 आप वहां पे रख दो, तो 15/3 इंटू 2 में कर सकता हूं, 2 हटा देता हूं तो यहां पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ KO2 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 5 जाएगा, ये हो जाएगा 10 मिलीमोल्स, ये आ गया आपका KO2 आ गया, इतना प्रेजेंट था KO2 ओरिजिनली। अब 10 मिलीमोल्स के बाद अगर हम लोग आगे कैलकुलेशन करें कि इन्होंने मास परसेंटेज पूछा हुआ है, तो 10 मिलीमोल्स इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पाए, इसको जो है मोलर मास में कन्वर्ट करना चाहे, बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज KO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम 39 और जो है आप वो 32 कंसीडर कर लो O2 के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी 71 मिलीग्राम। ये मैं लिख सकता हूं 71 मिलीग्राम कितने में प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 1 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि 1000 ग्राम में, करेक्ट है। 10 मिलीमोल्स है, सॉरी 710, बिकॉज 10 मिलीमोल्स है, 1 मिलीमोल्स ये होगा 710। अब ये मिलीग्राम इतना प्रेजेंट हम लोग को कितने में निकालना है, 100, बिकॉज परसेंटेज पूछा हुआ है, 100 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ये हो गया 0, यानी कि 71%। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि y परसेंटेज है, ये हम लोग का वैल्यू हो गया y, अब हम लोग को निकालना क्या, y डिवाइड बाई 35.5, y की वैल्यू हो गई 71 डिवाइड बाई 35.5 दैट इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 43 अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 20% इन द 2 मिनट्स। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि हाउ मच टाइम कैन बी फर्दर इलैप्स so that concentration does not reduce below 50% of the initial concentration। अब इसमें बात करें तो पहले हम लोग का टारगेट यही रहे कि हम लोग किस तरीके से जो रेट कांस्टेंट है वो कैलकुलेट कर पाए इस रिएक्शन का। हम लोग के लिए इसका सिंपल सा रिलेशन जाएगा, दैट इज K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, बिकॉज अगर हम लोग इंटीग्रेट करते क्या आ जाता है इसमें log, इन्होंने बोला है कि जो A0 बाई ए, मतलब हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे, log A0 बाई ए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 80, इसी को कंसीडर करोगे, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन हम लोगों ने हटा दिया यहां से, तो ये हो जाएगा log 100 बाई 80, ये बिकॉज ये इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। अब जो है बात करें इसमें अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम कितना बोला है इन्होंने, इसके लिए कितना टाइम लगा, ये लगा 2 मिनट्स, तो जो है 2 रख देते हैं इसको, log इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, 5/4 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, लाइक 5.7 दिया हुआ है और log 2 दे रखा है 0.6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 2 log 5 माइनस log 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, इतना करेक्ट, इतना चीज समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें
कि टी हाफ कितना होगा, बिकॉज इन्होंने बोला है कि 50% कंप्लीट होना चाहिए, तो टी हाफ से हम लोग का आइडिया आ जाएगा। तो टी हाफ क्या होगा इस केस में, तो 0.693 डिवाइड बाई हाउ मच, बाई के हम लोग का ये आया हुआ है, तो 2.303 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1 आ जाएगा। ये कर सकते हैं, कितना मिनट आ जाएगा ये, अगर आप रखते हो तो ये हो जाएगा 6 मिनट, करेक्ट है, ये 6 मिनट हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ पे ये 0.2 जाएगा, 0.1 इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 मिनट। अब इस केस में आपको क्या कंसीडर करना था कि बोला था कि हाउ मच टाइम कैन वी फर्दर इलैप्स सो दैट इस कंसंट्रेशन डज नॉट रिड्यूस बाय द 50%। तो ऑब्वियसली देखो कि जो है 2 मिनट के बाद 20% तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। हम लोग को क्या करना है कि 50% तक रिड्यूस ना हो, यानी कि 6 मिनट तक नहीं पहुंचने देना है। तो फर्दर इसलिए वर्ड यूज किया इन्होंने। तो जो है क्या फर्दर के केस में क्या हो जाएगा कि फर्दर अगर 2 में अगर 1 ऐड किया जाएगा तो ये कितना होगा 3 मिनट, 2 ऐड कर सकते हो तो 4 मिनट हो जाएगा, 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5 मिनट, और जैसे ही 4 आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 6 मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट में तो 50% हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बोलना है कि डज नॉट रिड्यूस बिलो द such that concentration does not reduce below 50% ऑफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब इसलिए ये 4 केसेज आप कंसीडर कर सकते हो जहां पे कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 50% से रिड्यूस नहीं होगा। तो इस केस के लिए आंसर क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्लियरली दैट विल बी 4 इन। क्वेश्चन नंबर 44 देखें आपसे, इसमें क्या बोला है कि 1 मोल each of the acid exactly neutralize maximum of how many moles of NaOH under a required favorable condition. Give your answer after dividing by 2. 1 by 1 एसिड कंसीडर करते चलते हैं, ये आइडिया लग जाएगा कि मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है, तो इजीली आप जो है इस केस में कर सकते हो। HCl क्या हो जाएगा, तो मैं 3 केसेस बना लेता हूं, मोनोबेसिक, ठीक है, मोनोबेसिक, दूसरा डाइबेसिक, और तीसरा हम लोग का कैटेगरी हो जाएगा ट्राइबेसिक का, ठीक है, ट्राइबेसिक। अब आते हैं 1 by 1। मोनोबेसिक में क्या HCl है, दैट इज गोइंग टू बी आवर मोनोबेसिक। देन HNO3 दैट इज मोनोबेसिक एसिड। देन H2SO4 दैट इज डाइबेसिक एसिड। स्ट्रक्चर पता होगा, इसको जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। H2SO3 वंस अगेन डाइबेसिक एसिड, करेक्ट है इसमें। देन बात करें H3PO4, ये क्या होगा, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, जो है ट्राइबेसिक एसिड होगा जो फास्फोरिक एसिड है। तो H3PO4 हो जाएगा आपका ट्राई में, तो यानी कि इसमें रख सकता हूं H3PO4 को। H3PO3 कहां पे आ जाएगा, डाइबेसिक में। इसके लिए मैंने बोला था कि आप इस केस में ऑक्सीजन से एक कम कंसीडर कर लेना, तो हो जाएगा आपका डाइबेसिक एसिड। देन H3PO2 दिया हुआ है, ये क्या होता है, मोनोबेसिक होता है। एक बार आप तीनों का स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। देन अगर बात करें इसमें नेक्स्ट है H4P2O5, किस में जाएगा, H4P2O5 डाइबेसिक एसिड में जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर इसका बना लिया जाए तो डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा OH, H ऑक्सीजन, P इस तरीके से हो जाएगा OH, यही होगा आपका, ठीक है। H2P2O5 सही है, सही है, ये डाइबेसिक हो गया। H3BO3 को किस में रखा जाएगा, यहाँ पे जो है लोग धोखा थोड़ा खा सकते हैं H3BO3 में। H3BO3 मोनोबेसिक एसिड होता है, ये प्रोटिक एसिड नहीं होता है, ये लेविस एसिड की तरह काम करता है और मोनोबेसिक एसिड होता है। यानी आप H3BO3 को इस कैटेगरी में रखना, गलती मत करना इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है OH माइनस जाके भले ही रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे इसका जो वर्क होगा ये लेविस एसिड की तरह ही काम करेगा। देन अगर बात करें लास्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, H3P3O9, H3PO39 ट्राइबेसिक एसिड में जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें अगर बनाना चाहो वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ट्राइबेसिक एसिड। अब काउंट करते हैं आप, तो जो है मोनोबेसिक एसिड है तो 4 हो गया, ठीक है। डाइबेसिक एसिड है तो 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और ट्राइबेसिक एसिड कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। काउंट कर लो आप, कितना आ जाएगा 8, जो है 6 + 4 10 + 8 18। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 18 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि pH ऑफ 0.01 मोलर, इन्होंने अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ है क्लोराइड इज Y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y by 0.6।
तो जो है अगर इसमें बात करें हाइड्रोलिसिस अकर होगा, बिकॉज ये सॉल्ट है C6H4 NH3 प्लस NCl माइनस, ये होगा NH3 प्लस NCl माइनस। इसको ऐसे रख सकता हूं। इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट करोगे H2, ठीक है, तो इन दैट केस ये किस तरीके से रिएक्शन में जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो, बिकॉज इसका तो कोई रोल नहीं है इसमें, इसी का रोल है। तो अगर हम लोग बोले तो हो जाएगा C6H4, यहाँ पे आपका NH2 और ये हो जाएगा H3O प्लस, ठीक है, ये कंसीडर कर सकते हो, H प्लस देगा। और जो है अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये T इक्वल टू 0, जस्ट एज्यूम C कंसेंट्रेशन दे आर गिवन हाउ मच 0.01, करेक्ट। अब आफ्टर सम टाइम T जब इक्विलिब्रियम अकर हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या देखेंगे, C इंटू C माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जो कांस्टेंट होता है कैसे लिखा जाता है, KH इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ दैट एनिलीन पार्ट, यू कैन मेंशन दैट वन एनिलीन पार्ट, और यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा, सॉरी C अल्फा डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इसका वैल्यू KH हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। KH क्या होता है, तो नो डाउट इसके लिए हम लोग लिखते हैं KW बाई KB, बेस है KW बाई KB आ जाएगा। KW की वैल्यू क्या जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है बट वी कैन टेक 10 द पावर माइनस 40 डिवाइड बाई KB, दे हैव मेंशन ऑफ दिस वन इज 4 इंटू 10 द पावर माइनस 12 किया जा सकता है। कितना आ जाएगा, आप इसमें अगर रखो आप तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4, ये कंसीडर कर सकता हूं, या इसको भी मैं ऊपर ही लेते चलता हूं, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 10 द पावर 4 100 इंटू 25 ये हो जाएगा, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं। ये KH का वैल्यू हो गया। अब इसको आप यहां पे रख दो, क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 द पावर माइनस 4, ठीक है। यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, C इंटू C, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, बनेगा क्या आपका टर्म C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 द पावर माइनस 4, ठीक है। अब या तो आप जो है इसको बनाने के लिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है दैट C दे हैव गिवन 10 द पावर माइनस 2, तो वहां से अगर निकाला जाए तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 द पावर माइनस 2, ये कर सकते हो। तो अगर बिकॉज ये तो वैल्यू जो है थोड़ा हायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व कर सकते हो बिकॉज, लेकिन हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट में नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज आंसर तो हम लोग का कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आएगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू करते हो। अदरवाइज मैं अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा ले लेता हूँ फॉर द कैलकुलेशन के लिए, देखते हैं इसमें। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इसको रख सकते हो, 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट मैं 1 ही मान लेता हूँ, वैसे होगा नहीं बट ऑलमोस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो वो अल्फा इक्वल टू हाउ मच 5 इंटू 10 द पावर माइनस 1, यही हो जाएगा 5 इंटू 10 द पावर माइनस 1, ठीक है, यहां तक सही है। अब इस केस में निकाल लो C अल्फा क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या कंसेंट्रेशन ही तो निकालना है, दैट इज इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा, करेक्ट। C अल्फा क्या हो जाएगा आपका, तो 5 इंटू 10 द पावर माइनस 1 इंटू 10 द पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 द पावर माइनस 3। आप क्या करो, pH निकालना है तो log ले लो, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, हो जाएगा 3 माइनस log 5, log 5 कितना होगा 0.7, तो 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3, और ये 2.3 नियर बाई वैल्यू है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ा अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है, लेकिन इंटीजर आना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन ही किया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाई, ये हम लोग का pH हो गया y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाई 0.6, तो अब अगर हम लोग y बाई 0.6 की बात करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3 डिवाइड बाई 0.6, कितना आंसर है। तो ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग को जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 2.4 ऑलमोस्ट मान सकते हो, इसको क्या ले सकते हो आप 4, यानी कि इन दैट। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है इन्होंने, व्हेन 3 ग्राम ऑफ एथेन गैस इज प्लेस इन द बम कैलोरीमीटर at 300 Kelvin and the combustion with the excess of O2 is performed, the temperature of calorimeter is raised to 301 Kelvin. If the heat capacity of calorimeter is 2 kilocalorie per
Kelvin, then the enthalpy of combustion is found to be -4.3x किलो कैलोरी. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होता है. तो बम कैलोरीमीटर के केस में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ये कंबस्शन अगर होगा, बिकॉज ये आप देखोगे क्या होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा. ये जो अंदर में जो कंबस्शन जिस चेंबर में हो रहा है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. यानी इन दैट केस आप कैलकुलेट किसको करते हो, आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हो. आपको क्या बेसिकली निकालना है, आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है. जैसे कि आप इंथैल्पी चेंज निकाल दोगे यानी कि हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगा. तो अप्रोच कैसे जाएगा, तो पहले तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 ग्राम इन्होंने लिया हुआ है. द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर रेज टू द 300 केल्विन से 301 गया. तो एक तो आइडिया आ जा रहा है कि हीट कितना एब्जॉर्ब किया गया. हीट एब्जॉर्ब बाई कैलोरीमीटर कितना हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब. तो इन्होंने बोला है कि जो हीट कैपेसिटी है इसका इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हीट कैपेसिटी दैट इज 2 किलो कैलोरी. और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये हो रहा है दैट इज 2 इंटू 301 से 300 से 301 गया है 1 केल्विन का, यानी कि ये आपका हो जाएगा -2 किलो कैलोरी. ये इतना एनर्जी एट द मतलब रिलीज किया होगा, हीट रिलीज किया गया होगा 3 ग्राम ऑफ CH3COS. करेक्ट है. अगर आगे हम लोग जाए तो अगर इस केस में इन्होंने मेंशन क्या किया देखो आप, तो इसका मोलर मास कितना होगा 30 ग्राम. तो 3 ग्राम के लिए इतना हो गया, तो 30 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा. क्लियरली आपको पता है कि दैट जो है 30 ग्राम जो है आपका हो जाएगा 1 मोल. ये 0.1 मोल के लिए है, तो हो जाएगा क्या डेल यू में डायरेक्ट में लिखूं, क्योंकि हीट आपका जो है यहाँ जो भी हीट हम लोग मेंशन कर रहे हैं दैट हीट रिलीज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम में. तो डेल यू है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो -2 यानी कि 20 किलो कैलोरी हो जाएगा. 30 ग्राम 3 ग्राम दिया हुआ है ना आपका, 3 ग्राम आपको 30 ग्राम के लिए निकालना होगा बिकॉज पर मोल आप कंसीडर करोगे. अब बात करते हैं इसमें सेकेंड टर्म की. तो हम लोग को ये नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है डेल एच, जिसकी वैल्यू क्या होगी डेल यू प्लस डेल NGRT. अब डेल NGRT क्या हो जाएगा, तो डेल NG निकाला जा सकता है, बैलेंस रिएक्शन कर लो. क्या हो जाएगा C2H6, इसको अगर मैं कंसीडर करूं C2H6 प्लस O2 दैट विल गिव हाउ मच 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2. ये हो जाएगा. ये बैलेंस करो ऑक्सीजन, तो 7/2 O2 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू निकाल दो. ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा आपका कंसीडर करो, तो 2 - 7/2 -1 यही होगा. तो ये हो जाएगा 1 - 7/2 दैट हाउ मच दैट इज इक्वल टू -5/2 यानी कि -2.5. ये आपका डेल NG की वैल्यू रखते हैं इसमें -20 किलो कैलोरी. करेक्ट. प्लस डेल NG यानी कि -2.5 ये हो जाएगा. R की वैल्यू रखें तो R कैलोरी में R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल, तो इसको मैं किलो कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 10⁻³ ले सकते हैं, ठीक है. और टेम्परेचर कितना है इसको मेंशन किया गया है. टेम्परेचर हम लोग का इस केस में हो जाएगा कितना, टेम्परेचर आप रख लो इसमें दैट इज 300. ये कंसीडर करेंगे. अब रख लें वैल्यू इसमें, तो हो जाएगा -20 माइनस इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है 0.2 इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, जो है ये हो जाएगा -1, ठीक है. ये हो गया 0.6 2.5 × 0.6 ये होगा आपका वैल्यू, ठीक है. इतना सही है. तो 0.6 से कितना आ जाएगा 25 × 6 डायरेक्ट आप, तो ये हो जाएगा 1.5. तो 1.5 यानी कि 21.5 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियरली आपका ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखें. इन्होंने कुछ कंपाउंड मेंशन किया हुआ है, बोला गया है कि रिंग दे हैव लेवल A and B. अब उसके बेसिस पे इन्होंने मेंशन किया है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच B इज मोर रिएक्टिव देन A. तो ऑब्वियसली आप जो है ग्रुप को पहचानने आता होगा कि विच ग्रुप आर द -M ग्रुप एंड विच ग्रुप आर द +M ग्रुप. अगर ये आइडिया पता है तो ऑब्वियसली आप इस जो है रिजल्ट पे पहुंच सकते हो कि इन विच केस B इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन A. बिकॉज अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वी नीड अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन रिंग एंड द रिंग विच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ कंसीडर 1 by 1. अब यहां केस देखो, A के केस में क्या है और B के केस में. ये हम लोग को पता है कि -M ग्रुप है,
क्योंकि इसके फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है। जब फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा। एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इस केस में यहां पे तो CH2 हुआ जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से स्लाइटली इंक्रीज ही करेगा, यानी इधर A इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन B। देन इसमें बात करें यहां पे केस क्या होगा, ये -M ग्रुप है लेकिन यहाँ पे A+M ग्रुप है जो कि इस फिनाइल को प्रोवाइड करेगा और ये CO यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ करेगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द B इज गोइंग टू इंक्रीज, B विल बी मोर रिएक्टिव देन A। करेक्ट है। देन इसकी बात करें यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि -M यहाँ ग्रुप है और यहाँ पे +M ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज थ्रू रेजोनेंस एट द रिंग B एंड B इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन A। करेक्ट है। अब इसकी बात करें, इस केस में क्या है कि ये CO का जो ग्रुप है इसके साथ रेजोनेंस में जो कि -M ग्रुप है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में है, यानी कि +M ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी V पर इंक्रीज करेगा, B इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन। करेक्ट। यहां में बात करें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, या मैं बोल सकता हूं इसके साथ रेजोनेंस में होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि A में 2 ग्रुप हैं जो कि +M इफेक्ट दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन B की बात करें केवल एक ही ग्रुप है, एक ही ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, A इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन B। अब बात करें इसमें तो यहाँ पे जो है CO -M ग्रुप और यहाँ पे +M ग्रुप, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इट इज गोइंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो रेट है उसको डिक्रीज करते जाएगा। तो ऑब्वियसली इस केस में B इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन A। अब इस केस में आपसे पूछा गया था कि इन विच केसेस B इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन A। कंसीडर 1 by 1 ऑप्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 विल बी, अगर हम लोग कंसीडर करें इसमें 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि स्लाइटली रिवर्स हम लोग बोल सकते हैं कि 47 का। इस केस में आपसे बोला क्या है कि एग्जामिन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड विच शो हायर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कंपाउंड P। कंपाउंड P ये रहा। कंपाउंड P में होगा क्या, इस चीज को आप समझो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हो, कहां पे कराओगे, इस CO पे कराओगे। ठीक है, ये चीज समझ में आता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना चाह रहे हो, कब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट है हायर रहेगा, ये तभी बोला जा सकता है ये जितना कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक इन द नेचर होगा। अब यहां में क्या देख रहे हो आप, मिथाइल जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन और प्रोपोगेट करेगा, यानी कि CO को जो है लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जाएगा सच दैट कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन द नेचर हो और न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन हो फेसाइल तरीके से हो सके। तो 1 by 1 केसेस कंसीडर करो। यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का जो नेचर होता है हम लोग को बताया कि क्लोरीन के केस में -I जो नेचर होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा इसके मेसोमरी की इफेक्ट है +M इफेक्ट से। ये हम लोग बहुत बार डिस्कशन में रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो है ये मैं मेंशन कर सकता हूँ क्या, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और जब विथड्रॉ करेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ाएगा, यानी कि इन दैट केस जो रिएक्टिविटी होगी, रेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एटलीस्ट दिस कंपाउंड। अब बात करें यहाँ पे NO2, ये तो हम लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग -M एंड -I ग्रुप है, दैट इज गोइंग टू शो -M ग्रुप। यहाँ पे भी ये डेल पॉजिटिव आएगा और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर ससेप्टिबल होगा। देन यहाँ पे बात करें CN, हम लोग को पता है -M ग्रुप भी है और -I ग्रुप भी है, ये भी इस केस में कंसीडर किया जा सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखा हुआ है कार्बन। यहाँ पे ऐसा केस होगा क्या, नाइट्रोजन जो कि +M ग्रुप है और इससे स्ट्रॉन्गर ग्रुप होगा जो हम लोग मिथाइल कंसीडर करते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तब इन दैट सिनेरियो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इसका जो रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए वो कम होते जाएगा। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन, सेम कहानी है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर रेजोनेंस में ले जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए उतना ज्यादा ससेप्टिबल नहीं होगा, यानी इन दोनों केस को नहीं कंसीडर किया जा सकता। तो आपके पास सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा 1 2 3 विल बी। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे बोला है कि हाउ मेनी मेसो कंपाउंड कैन बी पॉसिबल बाई C6H12 Br। ये आपको कंसीडर करना है। ड्यू क्या हो जाएगा इस केस में, निकाला जा सकता है, ड्यू इज इक्वल टू 0। ड्यू 0 यानी कि साइक्लिक डबल बॉन्ड इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब कंसीडर करो इसमें कि कैसे मेसो कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। मैं पहले इसको चेन बनाता हूँ, 1 2 3 4 ये हो गया चेन। ठीक है, चेन हो गया 6 का।
अब देख लो कि ब्रोमीन को कहां कहां रखा जा सकता है सच दैट कि मेसो कंपाउंड को जनरेट करे, यानी कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, साथ में कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ये ध्यान में रखना, मेसो कंपाउंड का क्या होता है कि इन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट एटलीस्ट वन जो इसका डायस्टिवर्स होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये बात हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं ब्रोमीन रख दूं, यहां पे एक ब्रोमीन रख दिया जाए, सिमेट्री होगी, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेसो कंपाउंड। अब थोड़ा सा चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इसको देख सकते हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे मैं बीच में इसको कंसीडर कर सकता हूँ, दिस विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे क्लियरली तो यहाँ पे देख लो। अब ब्रोमीन को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और ब्रोमीन को यहाँ कंसीडर कर लिया जाए, दिस इज ऑल्सो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये भी कंसीडर किया जाएगा। और कोई चेंजेस किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है क्या, थोड़ा सा इसको चेन को चेंज करते हैं। अब चूंकि मुझे चाहिए होगा 5 से मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूँ, 4 कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और ऐसा केस में अगर ले लूं कि सच दैट कि यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों कायरल सेंटर, 1 ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। मुझे कायरल सेंटर जनरेट करना है इसलिए, तो यहाँ पे ये कंसीडर कर लो मिथाइल। यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ और इसको ब्रोमीन कंसीडर कर ले, दिस इज गोइंग टू बी कायरल सेंटर एनीहाउ, बट बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज द सिमेट्रिकल, सेम कनेक्टिविटी है दोनों साइड से, अगर चाहिए आप इधर से अप्रोच करो या इधर से, दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। और जो है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्लियरली देखने को मिलेगा इन दैट केस। तो यहाँ पे ये भी जो है मेसो कंपाउंड में कंसीडर किया जाएगा। एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर, 5 के साथ में पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर 5 में चेंज करोगे तो एक मिथाइल जाएगा का। 4 के केस में हम लोगों ने क्या किया, 2 मिथाइल को फ्री कर दिया, 2 मिथाइल ग्रुप को फ्री कर दिया। उसी तरीके से 3 में प्रॉब्लम होगा, 2 हम लोग को पता है कि 2 में नहीं फ्री किया जा सकता। तो ओवरऑल बोला गया कि हाउ मेनी मेसो कंपाउंड इज पॉसिबल, क्लियरली आप देख सकते हो दिस ओनली 3 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द विच इज फॉलो द मेसो कंपाउंड प्रॉपर्टी, यानी कि 3 इस केस में। क्वेश्चन नंबर 50 बोला गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X इन्होंने मेंशन किया हुआ है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, और ये बोला गया कि डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गेट ऑन द रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, यानी कि दैट डज नॉट कंटेन द एक्टिव हाइड्रोजन एंड एसिडिक हाइड्रोजन। नाउ X on the treatment with the excess of HBr is going to give this compound Y, this is compound Y along with CH2Br, right? तो Y form a violet color solution with Fe chloride, यानी कि इन दैट केस कुछ ना कुछ इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी ये वायलेट कलर सोल्यूशन विद फेरिक क्लोराइड फॉर्म कर रहा होगा। इफ X is treated with the bromine in the presence of Fe, how many monobromination product will produce in that case? तो अब केस क्या करो कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगाना, जैसे आइडिया आएगा आंसर आपके सामने होगा। तो अब बात करें इसमें HBr जब 2 मोल लिया हुआ है, इन्होंने फॉर्म किया CH2Br, किस तरीके से हो सकता है, नो डाउट ईथर के साथ तो रिएक्शन हो रहा होगा, बट कैसा ईथर होगा ये जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देख लो, अब 2 ऑक्सीजन 2 है, तो मैं क्या इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा सकता है क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ईथर ग्रुप चाहिए होगा CH2Br, तो यहाँ पे मैं एक CH2 ग्रुप रख के ऐसे रख लूँ, बिकॉज अगर आप इसको HBr के साथ ट्रीट करोगे तो होगा क्या कि आप इस केस में जो है सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से देखोगे, ये क्या होगा HBr H+ देगा, तो यहाँ पे प्रोटोनेट होगा, ये बॉन्ड इधर क्लिप किया जाएगा, Br- इस पे अटैक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, जो कि इधर हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, ये Y जो प्रोडक्ट है, ये देख एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच करा लो, जो Y प्रोडक्ट आपका दिखने को मिलेगा ये कुछ होगा, और ये साइड प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है, दैट इज CH2Br। यानी नो डाउट हम लोग का जो प्रोडक्ट X है, रिएक्टेंट X है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका जाएगा, तभी ये पॉसिबल है कि जो गिवन प्रोडक्ट है आपको देखने को मिले, ये आपका रिएक्टेंट X हो गया। अब इस केस में क्या बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट मोनोब्रोमिनेशन विल प्रोडक्ट फॉर्म। अब देख लो कि कितने जो है डिफरेंट टाइप के पोजीशन है जहां पे रिएक्शन कराया जा सकता है। क्या ये जो दोनों पोजीशन है मैं इसको इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, चाहे आप यहां पे ब्रोमिनेशन कराओ और चाहे यहां पे ब्रोमिनेशन कराओ, दैट बोथ पोजीशन इज इक्विवेलेंट। दूसरा क्या हो सकता है, इस वाले पोजीशन पे हो सकता है, इन दोनों पोजीशन में किसी एक पे कराओ, मोनोब्रोमिनेशन जो है सेम प्रोडक्ट देगा, यानी दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस केस में, क्लियरली दैट विल बी दिस वन। ब्रोमीन यहां पे रख लो और यहां पे कुछ इस तरीके से ग्रुप कंसीडर कर लो, नो डाउट जो है ये दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा और अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर, बिकॉज हम लोग क्या किए हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe ट्रीट किया है, तो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा और 2 पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा हुआ है मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यही 2 होगा।
तो क्या हो जाएगा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, दैट 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में इन्होंने मेंशन किया, सभी को पता है कि इन दैट केस एक जो है अगर डिसप्रोपोर्शनेशन की बात करें तो इन दैट केस सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी होता है इन द वन रिएक्शन। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसी के बारे में इन्होंने आइडिया दिया हुआ है। अब आप इस केस में देखो 51 बोला है कि विच आर द फॉलोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन ऑन हीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जो है रिएक्शन अगर पता होगा तो आइडिया लगाया जा सकता है। P4 जो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे ऑक्सीडेशन में जा सकता है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि फॉस्फीन के साथ अनदर फॉस्फेट फॉर्म किया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्वियसली दिस इज वी कैन कंसीडर एज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, बी की बात करें तो बी के केस में इन्होंने क्या बोला है कि Cl2 को NaOH के साथ ट्रीट किया गया, अब यस क्लोराइड और क्लोरेट फॉर्म करके देगा। देयर आल्सो हम लोग देख सकते हैं कि जो है एक तरीके से ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हो रिस्पेक्टिव मेटल का। देन तो बी इज आल्सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देन सी की बात करें, सी में फ्लोरीन है, फ्लोरीन 0 से निगेटिव में जा सकता है, -1 दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस तो नहीं जा सकता है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली इस केस में तो हम लोग वैसे भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन आप एक बार देखो तो फ्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करके O2 फॉर्म करेगा और NaF फॉर्म कर देगा, सोडियम फ्लोराइड। देन बात करें डी, NaOH विथ NO2 जो कि सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। इन दैट केस जो है ये भी आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है दोनों के केस में, लाइक जैसे हम लोगों ने क्लोराइड का बात किया था, ये सेम रिएक्शन आप जो है कंसीडर कर सकते हो। ClO2 NO2 इसके साथ में NaNO2, यहाँ पे NaClO2 NaClO3 और NaNO3, यानी दोनों रिएक्शन सेम है। दिस इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डी। अब इस केस में आपसे कंसीडर क्या बोला है कि ऑप्शन आपको देखना है कि ए में फर्स्ट एंड फोर्थ दिया है, बी में फर्स्ट थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, एंड सी में फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ दे हैव गिवन, यानी कि अगर बात करें 51 की तो सी आंसर विल बी करेक्ट इन। क्वेश्चन नंबर 52 इन्होंने मेंशन किया है कि सल्फर को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ में, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है इन्होंने X मेंशन किया हुआ है, Y दो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो सल्फर के प्रोडक्ट है अलॉन्ग विथ वाटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन द X एंड Y। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये आइडिया होगा तो ऑब्वियसली इस केस में आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक हाइपो बनेगा Na2H2O3, अलॉन्ग विथ हम लोग क्या देखते हैं Y एक प्रोडक्ट और बनता है दैट इज Na2S। ये दो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक्स की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जाएगा, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हाइपो का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाता है। इसमें ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्डेड ऐसे होगा, एक सल्फर भी इसके साथ डबल बॉन्डेड होगा, O- यहाँ पे आ जाएगा Na+, यहाँ पे O- Na+। ये रहा आपके हाइपो का स्ट्रक्चर, वेल नोन, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अब इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसका होता है +6 और यहाँ पे होता है -2, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर आप चाहो तो जो है सिंपली सम निकालना है तो सम तो वैसे ही आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे आप, जो है 2 रख दोगे। इसके लिए मान लो कि x में कंसीडर कर लेता हूँ सल्फर का, और ये -6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है +6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, यही हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कंपाउंड हम लोग का है Na2S। इस केस में तो सोचना ही नहीं है, Na2S में सल्फर का क्या हो जाएगा -2। हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। टोटल सम तो जो है 4 - 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 53 once 53 and 54 पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि द KSV of AgBrO3, a student prepare 1 liter solution to find the KSV of AgBrO3 in the 1 liter solution by adding AgBrO3 in the water at 27 degrees Celsius. He found that the copper wire is the left in the solution overnight become covered with the silver and a copper 2+ ion were formed in the solution. यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल सा रिएक्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाह रहे थे, किसका, AgBrO3 का, और बाय मिस्टेक लैब में इन्होंने क्या किया कि कॉपर का जो वायर है इसमें रह दिया, रात भर इसमें रहा। हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ दैट कि सम जब सुबह इसको कॉपर इन्होंने निकाला यहाँ से, तो जो कॉपर का वेट है सम लेस था जितना पहले कॉपर वायर का वेट था। अब उस आइडिया को इन्होंने कंसीडर क्या किया है
तो एक रिएक्शन इन्होंने मेंशन क्या किया कि जो कॉपर प्रेजेंट था, कॉपर वायर, वो Ag+ के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ऑब्वियसली इसको जो है, अगर Ag+ है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर 2+ में जाएगा और यहाँ में ये फॉर्म कर देगा Ag, रिड्यूस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बैलेंस रिएक्शन करो तो 2Ag हो जाएगा, यहाँ मैं 2Ag लिख सकता हूँ, चार्जेस बैलेंस है। इसके लिए इन्होंने डेल जी वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज डेल जी इक्वल टू -114.69 किलोजूल, जो कि बहुत हाई वैल्यू है, हाईली जो है एक तरीके से बोला या फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल रिएक्शन है। आप चाहो तो इसके लिए ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, RT ln K और यहाँ से डेल जी, ठीक है। इसको रखोगे आप के का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अराउंड 10⁻20। ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो कॉपर था, कॉपर ईस्ट के साथ रिएक्ट किया और इन दैट केस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रिएक्शन होगा। अब इस आइडिया को समझो कि यानी कि मोस्ट ऑफ द जो Ag+ है इस केस में इसके साथ रिएक्शन में चला गया, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जो के वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 में बात करें तो बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर रिएक्टेड वाज, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो वायर था, वायर को निकाला गया, इसको ड्राई किया गया और जो वेट था, इसका वेट था 6.35 मिलीग्राम कम था। अब बात करें 6.35 मिलीग्राम कितना हो जाएगा अगर मोल्स में कंसीडर करना चाहे। हम लोग को पता है कि 63.5 ग्राम होता है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा ग्राम, मोल्स आ जाएगा यहाँ से कि कितना कॉपर के जो मोल्स हैं वो जो है यहाँ पे पार्टिकुलर रिएक्शन में गए होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन में गए होंगे तो कितना हो जाएगा आप देख लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁴ मोल्स। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो 53 में ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 54 का, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 54 भी आपसे क्या बोला है, द KSP ऑफ AgBrO3 का KSP चाहिए होगा, ठीक है। ये आइडिया लगाना जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का इस रिएक्शन के लिए के दिया हुआ है। के का मीनिंग ये हुआ कि देख लो अब जब 10⁻20 रेंज में के दिया हुआ है तो ऑलमोस्ट जितने Ag+ सोल्यूशन के अंदर बने होंगे ना, वो सभी के सभी Ag+ क्या हुआ होगा, कॉपर के साथ रिएक्ट कर गया होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो करेस्पॉन्डिंग कॉपर का हम लोगों ने क्या निकाला, कॉपर जो आयन था 10⁻⁴ मोल्स हम लोगों ने निकाला। तो Ag+ के आयन जो प्रेजेंट होंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, वो सिंपली क्या हो जाएगा, Ag+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ ये होगा। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 10⁻⁴ कॉपर है तो ऑब्वियसली 2 × 10⁻⁴ मोल्स Ag+ सोल्यूशन में होगा। अब बात करें Bro- का क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, ब्रोमेट आयन का Bro- यही होगा, दोनों का सेम होगा। KSP कैसे निकाला जाएगा, तो KSP इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Bro- रख सकते हो, Bro3- क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻, स्क्वायर इसका कर दो तो स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁸ कोई है आंसर, ठीक है। इस केस में डी आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 का जो पैराग्राफ है, ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड जो है प्रॉब्लम जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। बोला गया है कि एक ग्रीनी सॉल्ट है जिसको आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। इसको आप NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करें तो येलो सोल्यूशन दिया। इस येलो सोल्यूशन को आप जो है लेट स्टेज के साथ पास कराए तो येलो 50 फॉर्म किया। ये तो पूरा जो है अगर एक तरीके से देखें ग्रीन और येलो दो रंग में जो है रंगा हुआ है पूरे कंपाउंड। तो ग्रीन से थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है। जो ऑप्शन हमारे सामने मेंशन किया गया है, एक तो क्रोमियम सल्फेट मेंशन किया है, एल्युमिनियम सल्फेट जो है वंस अगेन एक व्हाइट कलर का ही होगा। FeSO4 की बात करें दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रीनिश सॉल्ट। ग्रीन की बात करें आप FeSO4 का एक बार फाइंड आउट करना, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रीनिश सॉल्ट FeSO4। ग्रीनिश सॉल्ट हम लोग का क्या होगा जो है क्रोमियम सल्फेट। अब क्रोमियम सल्फेट को अगर रिएक्ट किया जाए, इस रिएक्शन को मैं मतलब लिखूं अगर इस तरीके से कि क्रोमियम सल्फेट, बिकॉज यही एक सॉल्ट ग्रीन होगा। इसको अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देखने को मिलेगा, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा ये, जो कि ग्रीन PPT है। अब बात करें इसको जब आप NaOH और N2O2 से पास कराओगे तो ये फॉर्म कर लेता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4।
जिसको फर्दर अगर ये येलो कलर का सोल्यूशन फॉर्म करके आता है, एक बार ये रिएक्शन देखोगे क्रोमाइल क्लोराइड में भी यही सेम रिएक्शन अकर होता है। क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है, CrO2Cl2 बनता है, उसको जो NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, जो कि येलो कलर सोल्यूशन बनता है। अब इस येलो कलर सोल्यूशन से जैसे ही लेड एसीटेट पास कराओगे, लेड एसीटेट क्या करेगा इस केस में कि ये बना लेगा PbCrO4 का LO50, ठीक है। नो डाउट वेल एस्टेब्लिश रिएक्शंस है, वेल नोन रिएक्शन है। अब बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन हमसे पूछा गया है 55 में क्या बोला है कि द ग्रीनिश सॉल्ट, दो है फॉर्मूला ऑफ ग्रीनिश सॉल्ट, क्लियरली आपका कंपाउंड ए हो जाएगा, यानी कि इन दैट केस ये ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। देन बात करें 56 का भी देखते चलते हैं। 56 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है ग्रुप रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ ए। कैटायनिक पार्ट ऑफ ए क्या है, क्रोमियम 3+, इसके लिए क्या यूज करोगे, क्रोमियम Fe3+, जो है Al3+, इसके लिए क्या होता है, ग्रुप 3 रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड along with अमोनियम क्लोराइड, यही होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या रोल होता है ये सोचना, कॉमन आयन इफेक्ट सच दैट कि अमोनियम कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है, सच दैट कि ये रिएक्शन में उतना हाइड्रोक्साइड न जनरेट कर सके, सच दैट कि आगे के जो ग्रुप के कैटायन है वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से हम लोग एज ए कॉमन आयन के लिए अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। बट रिएक्शन इन्हीं दोनों में होता है, क्या मिलता है इस केस में, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जिसे हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियरली इन दैट सिनेरियो 56 का बी आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 57 एंड 58 पैराग्राफ जो क्वेश्चन बोला है, ये बेंजीन का जो रिएक्शन होते हैं वेल फेमस, उससे है। पहला क्या दिया हुआ है, उन्होंने दो प्रोडक्ट फॉर्म किए हुए हैं, दिस कंपाउंड दे हैव गिवन टू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu किया हुआ है। अब इस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ जब HMu रखोगे तो कहाँ पे क्लोरीनेशन अकर होगा, यह अकर होगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इस केस में जो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होगा CH2Cl, और यहाँ पे आपका एक फिनाइल ग्रुप होगा, इस तरीके से जो है ड्रॉ करो, ये हुआ आपका प्रोडक्ट X, ठीक है, ये हो गया X, ठीक है। बात करें अब नेक्स्ट Y की। Y के केस में क्या है, इन्होंने यूज किया है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दैट इज LBCC। तब इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो क्लोरीनेशन अकर होगा इस बेंजीन रिंग पे अकर होगा। अब नो डाउट ये जो ग्रुप, अगर हम लोग बात करें इन दोनों बेंजीन रिंग पे किस पे इजीली रिएक्ट कर सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। हम लोग को पता है कि दिस बेंजीन रिंग इस पे +M इफेक्ट लगाएगा, और साथ में ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी इस वाले रिंग पे काम करता रहेगा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस बेंजीन रिंग विल बी ग्रेटर। अब इसमें ससेप्टिबल पोजीशन क्या होगा, तो बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर हम लोग कंसीडर करें पैरा पोजीशन, वहां पे ज्यादा ससेप्टिबल होगा फॉर द रिएक्शन, बिकॉज वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। तो क्लोरीनेशन कहां पे अकर हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ फिनाइल आ गया आपका, और यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐसे ही जाएगा, कोई चीज नहीं। तो इसमें बात कर ले X और Y मेंशन 57 बोला है कि मेजर प्रोडक्ट एंड Y रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कौन सा आंसर करेक्ट है, देख लो। आई थिंक B विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, तो 57 का B विल बी करेक्ट। 58 देखते चलते हैं। 58 में क्या मेंशन है, इन्होंने बोला गया कि इफ X इज ट्रीटेड, ये हम लोग का X हुआ, इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया हुआ है, सॉरी दैट इज X। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे कंपाउंड X, ये हो गया CH2Cl, करेक्ट, यहाँ पे हो गया फिनाइल, इसको आपने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, 1 मोल AlCl3, इसको फर्दर जो है फ्रीडल क्राफ्ट, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो आप इन दैट सिनेरियो। हो गया क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पे AlCl3 हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जाके ये इस वाले पे रिएक्ट करेगा, एक साइक्लाइजेशन के थ्रू रिएक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस द प्रोडक्ट विल, करेक्ट, ये आपको 5 मेंबर रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, तो 58 ए आंसर विल बी। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60, ये आपको जो कंफर्मेशनल बेस्ड प्रॉब्लम है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, वहां से इन्होंने बोला हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, एक बार पैराग्राफ जस्ट मेंशन करते चलते हैं आपसे, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट रिजल्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड आर कन्फॉर्मर। देन अगर बात करें जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कन्फॉर्मर आर एज फॉलो। क्या होता है इन दैट केस कि एंटीफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एंटीफॉर्म में क्या देखने को मिलता है कि लिस्ट
जो हम लोग का जो है टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, और लीस्ट आपका वंडरवाल स्ट्रेन भी होगा। तो इन दैट केस एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, देन गॉस फॉर्म होता है नॉर्मल, ये जनरल ट्रेंड, नॉट इन ऑल केसेस एप्लीकेबल है, देन पार्शियली एक्लिप्स और देन फुली एक्लिप्स की हम लोग बात करते हैं, फुली एक्लिप्स, ठीक है। अब यहाँ केस क्या होता है कि कुछ केसेस में ये जो ऑर्डर है ये नहीं फॉलो करता है, उसके केस में रीजन हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है, एच बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता क्या है, अगर इसमें आइडिया लगाए तो बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या हो जाएगा कि जो गॉस फॉर्म होगा, गॉस फॉर्म में क्या एंगल देखोगे आप, 60 का एंगल देखोगे। जब 60 एंगल होगा तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है अगर 60 एंगल होगा, लेकिन एंटी फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, यही केस होता है। तो गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी, जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो गॉस फॉर्म स्लाइटली मोर स्टेबल होता है इसके एंटी फॉर्म से, दैट इज ऑब्वियसली पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स की बात करें तो ये याद आ जाएगा। बट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है हम लोग को बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इसमें बात करें तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर जाता है, पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। तो देख लो आप इस केस में जो है डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है, तो डाई हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और किस केस में पॉसिबल होगा, obviously that is going to be possible in the gauge form। तो gauge form एक बार बना लें, अगर मैं इसको बनाता हूँ कुछ ऐसे आएगा OH, एक बार मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जस्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ थ्रू दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका आ जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH। अब जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो ऐसे लाइक दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी विल बी करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 59। देन बात करें 60 का, 60 में क्या बोला है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड इन द बेसिक मीडियम अलोंग द C2C3, यानी कि अगर हम लोग जो है ब्यूटेन डाइओइक एसिड लें CH2COH, किसमें बोला है, बेसिक मीडियम, क्योंकि लोग धोखा खा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि COH ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, लेकिन क्या बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर बेसिक मीडियम आप लोगे, बेसिक मीडियम की बात करें तो ये क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या, बेसिक मीडियम में नहीं। बेसिक मीडियम में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, CO- CH2 CO-, ये आपका फॉर्म होगा। एंड आप क्या देखोगे इस केस में कि यहां पे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नो डाउट इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विल पॉसिबल, और कहां में पॉसिबल होगा, इन गॉज फॉर्म में। तो गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इट्स एंटी फॉर्म, इस केस के लिए करेक्ट होता है, लेकिन क्या बोला गया है कि बेसिक मीडियम में ये कहानी चेंज कर दे रहा है, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो हाइड्रोजन रह ही नहीं गया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता था, दिस टू हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं। तब जो है इसमें जब वो हाइड्रोजन है ही नहीं तो देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो जनरल ट्रेंड है वही फॉलो करेगा फॉर दिस कंपाउंड, यानी कि इन दैट सिनेरियो एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉज फॉर्म, ठीक है, एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, गॉस से ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 60 के लिए आपका आंसर करेक्ट जाता है, दैट इज